लास्ट क्लास में मैंने हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसका, सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने NaCl तक की बात की थी, है ना, और डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बताने का वादा किया था। तो चलो उसी वादे को पूरा करते हैं और डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बताते हैं। चलो देखिए, आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल से, कि किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी। तो जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही क्रिस्टल की डेंसिटी होगी दोस्तों। तो यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो यार सिंपल सी बात है, जरा बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जरा देखो, सभी बच्चों को पता है कि डेंसिटी का हम लोग का एक ही फार्मूला होता है। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वैल्यू। तो जरा दोस्तों बताओ, डेंसिटी का जब फार्मूला ये है तो मैंने इसी को कन्वर्ट किया। देखिएगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या, मास ऑफ यूनिट सेल। भाई जिसकी डेंसिटी निकालोगे उसी का तो मास रखोगे ना यार दोस्त, मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो, ये देखो, तो ये डेंसिटी का फार्मूला हुआ। अब बात आई मास निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। तो जरा देखो यार, मास और वॉल्यूम निकाल के वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब मेरे को बताना, हमारा यूनिट सेल है कैसा? ऐसा है क्यूब। जब मेरे दोस्तों यूनिट सेल क्यूबिक है, ये देखो ऐसे, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? वो तो सब बच्चों को पता चल गया कि भाई ए क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक है। तो ए और ए, ठीक है कि नहीं? तो ए क्यूब हो गया। अब बात है मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाला जाए। तो मेरे दोस्तों जरा बताइएगा, एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? जब मैंने NaCl की बात की तो 4 थे, ध्यान है, कल निकाला था नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट क्या था? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको जेड कहते हैं। वही क्या है कि एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो गौर से मेरी बात को समझिएगा। आप सभी बच्चों को पता है कि Na मॉलिक्यूल मतलब एवोगाड्रो नंबर, Na मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। Na मॉलिक्यूल का वेट मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा मेरे दोस्त? एक मॉलिक्यूल का वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na ग्राम। ये बात सही है कि नहीं? भाई आपको पीछे पढ़ाया गया कि एक मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट, एक मोल में कितने नंबर? एवोगाड्रो नंबर। इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर का वेट मॉलिक्यूलर वेट। तो एक मॉलिक्यूल का वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Na। और जेड मॉलिक्यूल का वेट, क्यों? किसी भी यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? जेड। किसी भी यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? जेड। बात है कि नहीं बच्चों? बताओ, यही तो पढ़ाया था कि भाई एक यूनिट सेल में किसी भी एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल के नंबर होंगे? जेड। तभी तो जेड की वैल्यू 4 आई थी। जेड क्या था? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट प्रेजेंट इन सिंगल यूनिट सेल। तो एक मॉलिक्यूल का वेट आ गया, तो जेड मॉलिक्यूल का वेट आ गया, और जेड मॉलिक्यूल का वेट यहां रख दिया क्योंकि मास ऑफ यूनिट सेल है। तो मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब जेड मॉलिक्यूल का मास। क्यों? यूनिट सेल में कोई वॉल थोड़ी ना है। वो जो लाइनें खींची जाती है वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है, लाइनें कोई नहीं है। जैसे ये जो लाइनें खींची, लाइनें तो कोई है ही नहीं, सिर्फ एटम है। तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो यूनिट सेल का मास का मतलब मॉलिक्यूल का मास। तो यूनिट सेल का मास कितना हुआ? मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल कितना हुआ? मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगा? मास ऑफ जेड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो वो ये आ गया। तो देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, डेंसिटी का फार्मूला ये है यार। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला हमारा क्या बना? जेड इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू Na। जेड इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू Na। अब दोस्तों हमें कहां फंसाया जा सकता है उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। या तो हमें जेड पे तुम फंसा सकते हो,
यदि कहीं डेंसिटी पूछी जा रही है तो पहला पॉइंट जेड है, हमें जेड पे फोकस रखना चाहिए। क्यों? जेड को चेंज कर सकते हो। यदि डेंसिटी पूछी जा रही है तो मॉलिक्यूलर वेट पे फोकस ना रखो। मॉलिक्यूलर वेट तो किसी मॉलिक्यूल का कांस्टेंट होता है, तो वो तो अपने को मिल ही जाएगा। हमारा फोकस जेड पे होना चाहिए, दूसरा फोकस ए पे होना चाहिए। Na की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, आवोगाड्रो नंबर है, तो इसका मतलब जेड और ए पे आपको अच्छे से फोकस रखना है यदि कहीं पर डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का फार्मूला क्या है? जेड इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू Na। जेड इक्वल टू, फिर से देख लो, D इक्वल टू जेड इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू Na। अब आपका मन कर रहा होगा सर कम से कम एक क्वेश्चन तो दे ही दो, तो जरा देखो यार एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है? मैंने कहा एज लेंथ ऑफ NaCl crystal is 200 picometer, 200 picometer if तो सॉरी then calculate density of NaCl क्रिस्टल। आपसे बस मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, इतना सा। तो बच्चों ने कहा सर यार इसको हम 2 मिनट में कर देंगे। डेंसिटी पूछी गई है तो फार्मूला क्या है? जेड इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू Na। अब जरा देखो डेंसिटी पूछी जा रही है तो क्रिस्टल कौन है? NaCl। यदि NaCl का क्रिस्टल है तो NaCl के क्रिस्टल का जेड कितना होता है? 4, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। मॉलिक्यूलर वेट NaCl का क्या होता है? 58.5। ए क्यूब कितना है? 200 पिकोमीटर है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हुआ ग्राम। अब इसकी यूनिट क्या रखनी है आप देख लो। यदि 10 की पावर -10 रखोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब हुआ, ठीक है? इंटू, क्यों? क्योंकि वहां पे यूनिट का भी खेल आएगा, तो यूनिट का जरा ध्यान रखना। किलोग्राम मीटर क्यूब दिया है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया है, कैसा दिया है, तो यूनिट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। NaCl बोलते ही जेड पता चल गया, ठीक है? NaCl बोलते ही मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, एज लेंथ आपने दी थी, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो हमें 2 जगह पे फंसाएगा, एक जेड पे और एक एज लेंथ पे। और NaCl नाम बोलते ही जेड पता चल गया था, मैंने क्वेश्चन कर दिया। अब आगे चलते हैं। देखो यार दोस्तों, लास्ट क्लास में NaCl क्रिस्टल डिस्कस किया था, अब उसके आगे डिस्कस करते हैं बचे हुए अपने क्रिस्टल। तो अगला क्रिस्टल है CgS क्लोराइड क्रिस्टल, CsCl क्रिस्टल। तो CsCl क्रिस्टल कैसा होता है जरा देखो। मैंने कहा था कोई भी क्रिस्टल हो तो उसमें कितनी बातें अपने को याद होनी चाहिए। तो अपने को पता होना चाहिए सबसे पहले अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या है? तो देखो अरेंजमेंट क्या होता है। Cl आयन जो होता है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल पे होता है। Cl आयन का अरेंजमेंट कैसा है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल को ही सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, ठीक है? मतलब Cl आयन सिर्फ कॉर्नर पे होगा और Cs आयन मेरे दोस्त कहां होगा? Cs आयन है सेंटर ऑफ क्यूब पे, सेंटर ऑफ क्यूब, ये Cs आयन है। यहां पर, अच्छा यहां पे थोड़ा सा उल्टा लिख गया है, गौर से देखिए। ये मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। जो ब्लू कलर है और रेड कलर है वो अलग अलग है, ठीक है? ये रेड कलर है, Cl ये है, इसको रेड कर दो। Cl कहां पे है? कॉर्नर पे। और Cs कहां पे है मेरे दोस्त? तो Cs हमारा है सेंटर पे, ये Cs है, उल्टा लिख दिया है, ये देखिए इस तरह से। तो जरा देखो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास Cl आयन कहां पे है? कॉर्नर पे, तो ये Cl है ये, और Cs आयन कहां पे है? सेंटर पे। ये CsCl का अरेंजमेंट है इस तरह से। तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट आना चाहिए, वो पता चल गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। अब मेरे दोस्तों जरा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकालना बताओ कि यार नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट जेड कैसे निकाला जाए। तो जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कैसे निकालते हैं। डिफिनीशन तो याद है ना? टोटल नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल।
तो टोटल नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट प्रेजेंट इन वन यूनिट सेट, तो सीएस कितने हैं, सीएस आयन कितने हैं, एक। क्यों, क्योंकि सिर्फ सेंटर पे तो है और सेंटर का कंट्रीब्यूशन 100%। सीएल कितने हैं, सीएल भी मेरे दोस्तों एक है। क्यों, सब बच्चों को पता है कि सारे कॉर्नर मिलके एक एटम बनाते हैं। तो जरा बताना, एक सीएस और एक सीएल मिलके क्या बनाएंगे, एक सीएस है, ठीक है, और एक सीएल है, ये दोनों मिलके कितने मॉलिक्यूल बना लेंगे, एक ही मॉलिक्यूल तो बना पाएंगे ऐसे। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, CsCl क्रिस्टल में जेड कितना होगा, 1 होगा। CsCl क्रिस्टल में, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल का जेड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, बात समझ गया कैसे किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मेरे दोस्तों यार कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, CS कहां पे है, सेंटर पे, ध्यान है। यदि कोई सेंटर पे है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। Cl कहां है, कॉर्नर पे है, मगर उसका नियरेस्ट एटम कहां है, सेंटर पे। ये लेंथ सबसे कम है, ये लेंथ कितनी है, a√3/4। तो ये लेंथ सबसे कम है और ये लेंथ सबसे कम है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हुई, 8। क्यों, क्योंकि एक कॉर्नर के चारों ओर 8 यूनिट सेल होते हैं। यदि एक कॉर्नर को कंसीडर कर लिया जाए ऐसे, ये देखो कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर पे जो एटम रखा है इसके चारों ओर बेटा 8 यूनिट सेल हैं, 1 2 3 4, इसके ऊपर 5, इसके ऊपर 6, इसके ऊपर 7, इसके ऊपर 8, 4 नीचे की ओर 4 ऊपर की ओर। तो हर यूनिट सेल में एक एक कॉर्नर होगा, मतलब एक एक सेंटर होगा, और उस सेंटर पे क्या होगा, एक एक सीएस होगा। तो Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 और CS का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 आएगा। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो CsCl क्रिस्टल में, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में क्या होगा, अरेंजमेंट। सबसे पहले मैंने कहा 3 बातें याद होनी चाहिए, अरेंजमेंट, फार्मूला यूनिट और कोऑर्डिनेशन नंबर। अरेंजमेंट क्या है, Cl आयन कहां है, कॉर्नर पे, CS आयन कहां है, सेंटर पे, फार्मूला यूनिट कितना है, 1, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8/8। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ZnS क्रिस्टल, दूसरा जो क्रिस्टल है NaCl के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो बेटा ZnS क्रिस्टल है। ZnS क्रिस्टल में कौन कौन कहां कहां होता है, इस बात को जरा आप अच्छे से समझें, ठीक है, कि इसका अरेंजमेंट क्या है। इसके अरेंजमेंट पे फोकस करते। तो पहला Zn आयन, ये कहां पे है, ये जो है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/2 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। जितना भी पार्ट होगा उसमें से आधे पर है। अब CS आयन कहां होता है, सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन की पैकिंग है CCP पैकिंग। CCP पैकिंग का यूनिट सेल क्या होता है मेरे दोस्त, FCC। मतलब एटम कहां होगा, एटम कॉर्नर पे होगा और फेस पे होगा। तो सल्फाइड आयन कहां होंगे, कॉर्नर पे और फेस पे। ये देखो सल्फाइड आयन लिखा है ऐसे, और सल्फाइड आयन मेरे दोस्त जरा चेक कर लीजिए कहां कहां पे है। ये देखो कॉर्नर पे है, ये सल्फाइड आयन है, कॉर्नर पे और फेस पे, कॉर्नर पे फेस पे। और Zn आयन कहां है, Zn आयन ये देखो लिखा है Zn2 पॉजिटिव। Zn आयन सिल्वर कलर से, एक ये Zn है, एक ये Zn है, एक ये Zn है, एक ये। टोटल Zn आयन कहां है, टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं मेरे दोस्त, टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं मेरे दोस्त, 8। 8 में से 4 पे है, क्यों, अल्टरनेट फिल है। ये देखो, इस वजह से कितना है, सिर्फ 4 है। क्यों, 8 टोटल होते हैं, उसमें से आधे पे है, 50% पे है, तो इसका मतलब 4 पे, इसका मतलब 4 पे है, वो ये 4 है। तो ZnS का क्रिस्टल ऐसा होता है। इसी ZnS क्रिस्टल को हम जिंक ब्लेंड क्रिस्टल भी बोलते हैं, जिंक ब्लेंड क्रिस्टल भी बोलते हैं, है ना। और इसका अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा। अब अरेंजमेंट के बाद दूसरी बात मैंने आपको क्या पढ़ाई है, Z, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। तो मेरे दोस्तों जरा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकाल के बताओ कि यार नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट क्या होगा। तो जरा देखिए, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकालना है तो जरा बताना Zn कितने हैं, Zn कितने हैं बच्चों, 4। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड 8 होते हैं, उसमें आधे पे है तो 4 हुए।
सल्फाइड आयन कितने हैं? तो सभी बच्चों को पता है कि सल्फाइड आयन 4 होंगे क्योंकि ये एफसीसी अरेंजमेंट है। तो जरा बताना 4 Zn आयन और 4 सल्फाइड आयन मिलके कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे? 4 ZnS बनाएंगे ना यार। तो Z की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन ZnS क्रिस्टल 4 होगा। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन ZnS क्रिस्टल कितना होगा? 4। कैसे आया? ये आया। नेक्स्ट पॉइंट जरा समझो, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है। कैसे? Zn कहां पे है? जब Zn प्यारे बच्चों टेट्राहेड्रल पे है, इस पर है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? सभी बच्चों को पता है 4 होता है। तो ये तो 4 हो गया। सल्फाइड कहां है? एफसीसी है, एफसीसी। तो नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? इसके सबसे नियर पे कौन सी डिस्टेंस है? तो अब मेरी बात को जरा गौर समझो। इसके सबसे नियर कौन है? इसके सबसे नियर है टेट्राहेड्रल, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? a√3/4। सबसे नियरेस्ट एटम ये है। ये वाली डिस्टेंस क्या है? फेज डायगोनल वाली, वो है a√2/2। अब देख लो इसमें से छोटी कौन है? जो सबसे छोटी होगी वही सबसे नियरेस्ट होगी। तो ये सबसे नियरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें सल्फाइड के लिए काउंट कौन करना पड़ेगा? Zn काउंट करना पड़ेगा। अब सल्फाइड है कॉर्नर पे, तो कॉर्नर के चारों ओर कितने यूनिट सेल? कॉर्नर देखो, ये सल्फाइड आयन है, गौर समझिएगा। इसके चारों ओर कितने यूनिट सेल? 8। 1 2 3 4। 4 ये और 4 इसके ऊपर, 5 6 7 8। अब मेरी बात को समझो, इसके चारों ओर 8 यूनिट सेल है। किसके? सल्फाइड के चारों ओर 8 यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होंगे, और 8 कॉर्नर से 8 डायगोनल जाएंगे। 8 डायगोनल जाएंगे तो 8 टेट्राहेड्रल होंगे। 8 टेट्राहेड्रल में से आधे पर एटम है, आधे पर नहीं है। तो Zn सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हुआ? 4। क्यों? क्योंकि होना 8 चाहिए था, मगर हमें नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं, टेट्राहेड्रल नहीं काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ एटम उसमें से आधे पे होंगे ना, क्योंकि सभी टेट्राहेड्रल पे नहीं रखा है ना Zn, आधे पे रखा है मेरे दोस्त। तो जब 50% पे रखा है तो टोटल एक कॉर्नर के चारों ओर 8 टेट्राहेड्रल होते हैं। एक कॉर्नर के चारों ओर 8 टेट्राहेड्रल होते हैं, मगर 8 में से 4 पर रखा है तो कितना हो गया? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4। ठीक है ना। अब यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वो क्या है जरा देखिए। डायमंड क्रिस्टल is a example of ZnS type. Then calculate how many carbon atom in diamond यूनिट सेल। डायमंड के यूनिट सेल में कितने कार्बन एटम होंगे? यदि डायमंड क्रिस्टल NaCl क्रिस्टल का एग्जाम्पल है मेरे दोस्त, तो बताओ। डायमंड क्रिस्टल ZnS क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। डायमंड क्रिस्टल ZnS क्रिस्टल का एग्जाम्पल है, तो बताओ कितने कार्बन होंगे? तो जरा बताना, डायमंड में होता क्या है? सभी बच्चों को पता है डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रोप फॉर्म है, तो उसमें सिर्फ कार्बन एटम होता है, ओनली कार्बन एटम, और कोई एटम तो नहीं होता। तो डायमंड में क्या प्रेजेंट होता है? ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। यदि डायमंड में ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, इसका मतलब क्या है? Zn की जगह भी क्या है? कार्बन है, और मेरे दोस्त सल्फाइड की जगह भी क्या है? कार्बन एटम है। तो Zn कितने हैं? 4। सल्फाइड कितने हैं? 4। तो कार्बन कितने हो गए? कार्बन एटम हो गए मेरे दोस्तों कितने? 8। क्यों? Zn की जगह भी कार्बन है तो 4 वहां से आ गए, और सल्फाइड की जगह भी कार्बन है तो 4 वहां से आ गए। तो टोटल कितने हो गए? 8। क्यों? क्योंकि डायमंड क्रिस्टल का अरेंजमेंट ZnS की तरह है। इसका मतलब जहां जहां पे ZnS में एटम है, वहां वहां पे डायमंड पे एटम है, मगर है सिर्फ कार्बन। तो Zn की जगह भी कार्बन रखा है
और सल्फाइड की जगह भी कार्बन रखा है, इसलिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको जरा देखो, फ्लोराइड क्रिस्टल क्या होते हैं, इनको जरा देखिए। तो यार फ्लोराइड क्रिस्टल कोई भी हो, अरेंजमेंट आना चाहिए। तो सबसे पहले अरेंजमेंट, और सभी के सभी क्रिस्टल पर उसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं जिस तरह से क्वेश्चन कहां बने थे, NaCl में। जिस तरह से क्वेश्चन NaCl में बने थे वहां उसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, NaCl में क्वेश्चन जो बने थे उससे एक बात याद आई है, उस बात को मैं लिख देता हूं। एक बात मेरे बच्चों क्या याद आई है, मैंने जो है क्यूबिक वाइड जहां पे पढ़ाया था, वहां पर वाइड पे मैक्सिमम किस साइज का एटम रखा जा सकता है, उस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, है ना। या फिर आप कहो R पॉजिटिव अपॉन R निगेटिव का जो रेशियो बताया था उसको चेंज कर देता हूं। वो मैंने बताया था 9.321, है ना। तो वो वैल्यू होती है 7.32। एक करेक्शन है लास्ट क्लास का, ये करेक्शन है, करेक्शन, ठीक है, लेक्चर 2 के। तो एक पॉइंट ये था जहां पर मैंने वैल्यू 9.31 लिख दी थी, वो 7.732 होती है। पहला करेक्शन ये कर लीजिएगा। दूसरा करेक्शन है NaCl क्रिस्टल में कैटायन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताई थी। NaCl क्रिस्टल में कैटायन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताई थी, उसको भी देख लीजिएगा, वो वैल्यू शायद अलग आएगी, है ना। मुझे अब याद नहीं है पूरी तरह से, एक बच्चे ने मेरे को ये बोला था तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा बता दो। चलिए अब इधर आ जाओ। फ्लोराइड क्रिस्टल CaF2 क्रिस्टल होता है। तो जरा देखो मेरे दोस्त, CaF2 क्रिस्टल का क्या बात है। तो CaF2 क्रिस्टल में कैल्शियम आयन है और दोस्त कौन है, फ्लोराइड आयन। कौन कौन कहां पे है इसको डिस्कस करते हैं, कौन कौन कहां पे है। तो देखो कैल्शियम आयन जो होता है वो मेरे दोस्त CCP पैक होता है। CCP पैक का मतलब होता है FCC यूनिट सेल। कैल्शियम आयन CCP पैक होता है, CCP पैक का मतलब होता है FCC यूनिट सेल। फ्लोराइड आयन जो होता है ऑल टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है, ऑल टेट्राहेड्रल वाइड पर होता है, सभी के सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है। कौन, फ्लोराइड आयन। तो ये देखो आपके पास जो हमारे पास ब्लू कलर से बने हैं, ये सब हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, ये सब कैल्शियम है। ये कहां कहां पे है, FCC अरेंजमेंट में है। और जो हमारे पास ग्रीन कलर से बने हैं वो सब टेट्राहेड्रल वाइड है, वो सब टेट्राहेड्रल वाइड है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों, टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये फ्लोराइड क्रिस्टल है। अब हम इसका निकालते हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। तो मेरे दोस्त नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट को क्या बोलते हैं, Z। अब Z की वैल्यू बताओ। तो जरा बताना कैल्शियम कितने हैं, तो कैल्शियम कितने हैं, 4। क्यों, क्योंकि FCC अरेंजमेंट है। फ्लोराइड कितने हैं, फ्लोराइड है 8। क्यों, क्योंकि सभी के सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे हैं। इस बार ऑल टेट्राहेड्रल वाइड लिखा है। तो जरा बताओ 4 कैल्शियम और 8 फ्लोराइड मिलके कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो 4 कैल्शियम और 8 फ्लोराइड मिलके मेरे दोस्त कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे, सभी को पता है 4। क्यों, क्योंकि एक कैल्शियम को 2 फ्लोराइड चाहिए। तो Z की वैल्यू कितनी निकल के आई प्यारे तो बच्चों, 4 निकल के आई। तो इसका मतलब जो फ्लोराइड क्रिस्टल है, CaF2 क्रिस्टल है, उसका Z कितना होता है, 4 होता है। अब इसी जगह पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। फ्लोराइड आयन कहां है दोस्त, फ्लोराइड आयन कहां है, टेट्राहेड्रल वाइड पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, बात ही खत्म हो गई। कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कैल्शियम आयन कहां है, कॉर्नर पे। मैंने आपको अभी बताया था एक कॉर्नर के चारों ओर टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं 8, एक कॉर्नर के चारों ओर टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं 8, और 8 के 8 टेट्राहेड्रल वाइड पे एटम है इस बार। और जब बच्चे सभी के सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे एटम है तो क्या होगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू हमें मिल गई। फ्लोराइड आयन कहां है, टेट्राहेड्रल वाइड पे है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। कैल्शियम आयन कहां है, कॉर्नर पे है, और उसके चारों ओर कितने टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। पहली बार ऐसा है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है। किसका किसका, कैटायन का और एनायन का। तो सभी प्यारे बच्चे इस बात को अच्छे से समझे, अच्छे से, ठीक है, कि क्या बातें हमें याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, डिक्टो सेम। अब एंटी फ्लोराइड क्रिस्टल का मतलब क्या है, तो चल पहले इसकी मीनिंग बता देता हूं। एंटी फ्लोराइड का मतलब होता है अपोजिट अरेंजमेंट
अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ आयन, अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ आयन इन क्रिस्टल या यूनिट सेल, इन यूनिट सेल। कैसा अपोजिट अरेंजमेंट करना है? अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ आयन इन फ्लोराइड क्रिस्टल, फ्लोराइड क्रिस्टल के जस्ट अपोजिट अरेंजमेंट करना है। इसी वजह से नाम है क्या? एंटी फ्लोराइड। नहीं तो यहां कहीं फ्लोरीन नहीं है, ध्यान दो, कहीं पर फ्लोरीन है, ये तो सोडियम है और ये ऑक्सीजन है, तो नाम एंटी फ्लोराइड कैसे है? उसका रीजन है कि ये CaF2 का जस्ट अपोजिट अरेंजमेंट होता है। मतलब जहां पर कैटायन था, कैटायन कहां था? फेस FCC, वहां एनायन आ जाएगा, और जहां पर एनायन था वहां क्या आ जाएगा? कैटायन। ये है, इसका मतलब है एंटी फ्लोराइड। इसका मतलब यदि मैं इसके अरेंजमेंट की बात करूंगा मेरे दोस्तों, तो आप क्या लिखोगे? तो इसके अरेंजमेंट में आप क्या लिख दोगे? आप लिखोगे जहां पर कैटायन था वहां पे एनायन, मतलब ऑक्साइड आयन कहां होगा? FCC होगा। और जो हमारा सोडियम आयन है वो कहां होगा? सभी के सभी टेट्राहेड्रल पे, ऑल टेट्राहेड्रल। जस्ट अपोजिट अरेंजमेंट हो गया ना, इसी वजह से इसका नाम एंटी फ्लोराइड है। ठीक है, अब नंबर ऑफ जेड निकाल लो, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। तो मेरे दोस्तों नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट क्या होगा? तो जब भी कहीं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट की बात आई तो जरा बताओ, फ्लोराइड आयन कितने हैं? 4, क्यों? क्योंकि FC है। ऑक्साइड आयन कितने हैं? 4, क्यों? क्योंकि FCC अरेंजमेंट है। सोडियम आयन कितने हैं? सभी के सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे है, तो दोस्त कितने होंगे? 8। अब 8 सोडियम और 4 ऑक्साइड मिलके मेरे दोस्तों कितने फार्मूले बनेंगे? Na2O के 4 बनेंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि एक ऑक्सीजन के लिए 2 सोडियम चाहिए। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कितना आ गया? 4 आ गया। इसमें से जरा चेक कर लो, सोडियम कहां है? सोडियम ये है ब्लू कलर के, ये सब कहां पे है? टेट्राहेड्रल वाइड पे। ये देखो 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मेरे पास वो जो ऑक्साइड है वो कहां है? FCC है। अब बात करते हैं, अब बात हम लोग करते हैं किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करने में हम लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम अभी पीछे डिस्कस करके आए। ठीक है, तो क्या है? सोडियम कहां है? टेट्राहेड्रल वाइड पे है, टेट्राहेड्रल वाइड पे है तो 4। ऑक्साइड कहां है? कॉर्नर पे है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये देखो आ गया। ठीक है कि नहीं? बात इतनी बात हो गई। तो हमने सारे के सारे क्रिस्टल पढ़ लिए, और इन सभी क्रिस्टल में उसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं जिस तरह से क्वेश्चन NaCl में बने थे। तो मैंने NaCl पे क्वेश्चन कराए थे, जैसे आपको अपने आप क्या है सबके क्वेश्चन आ जाए। अब उसी तरह से क्वेश्चन, उसी तरह से सॉल्व करने का तरीका वही पैटर्न है, बस आंसर अलग अलग आएंगे, क्योंकि हर क्रिस्टल का अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए आंसर भी अलग अलग आएंगे मेरे दोस्तों। तो उनको ध्यान रखना आपका काम है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, अगले टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है? डिफेक्ट। तो यार बताओ डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट, डिफेक्ट किसको कहते हैं? डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल। बताइए कि डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, कैसे काम करता है? तो जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा, डिफेक्ट होता क्या है। ठीक है, किसी पॉइंट के अराउंड या किसी लाइन के अलोंग आयन या एटम का डिसलोकेशन डिफेक्ट बोला जाता है। किसी पॉइंट के अराउंड या किसी लाइन के अलोंग एटम या आयन का डिसलोकेशन डिफेक्ट बोला जाता है। इस बात को अभी आप नहीं समझ पाए होंगे तो थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे देखो ये क्रिस्टल बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, NaCl, Na, ठीक है, Cl, NaCl, NaCl, Na, ये क्रिस्टल है। ठीक, अब यदि ये इस तरह से हो गया, गौर से देखिएगा, इसके 2 पार्ट कर दिए। रियलिटी में तो ये होना चाहिए, ये क्या है? परफेक्ट अरेंजमेंट है। ये कैसा है?
परफेक्ट अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट कितने हैं? 0, कोई डिफेक्ट नहीं है, परफेक्ट अरेंजमेंट है। अब बच्चों क्या हुआ, यदि ये अरेंजमेंट ऐसा दिखने लगे, ये अरेंजमेंट कैसा दिखने लगे? ऐसा, सोडियम, ठीक है, सोडियम Cl, सोडियम Cl, ठीक है, सोडियम Cl, सोडियम। अब जरा देखो हुआ क्या है, गौर से समझिएगा, हुआ क्या है। ये एक पॉइंट था जहां पर एटम रखा था, है? अच्छा, एक ही तरह का अरेंजमेंट बनना है, और ये एक पॉइंट है जहां पर एटम रखा है। तो यहां पे Cl है और यहां पे सोडियम को मैंने हटा दिया है। ये देखो, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आप गौर से समझो। गौर से क्या समझना है? इस पॉइंट पे एटम था, इस पॉइंट पे एटम था, अब क्या है? इस पॉइंट पे एटम नहीं है, गायब हो गया है ना। इस पॉइंट पे एटम है, यहां पर भी गायब हो गया है ना। तो क्या रेगुलरिटी है? परफेक्ट अरेंजमेंट है? नहीं। मगर एटम की मिसिंग हुई क्या है? एक पॉइंट के अराउंड हुई है। वहां पर एक पॉइंट था जहां पे एटम रखा था, उस पॉइंट पे एटम नहीं है, तो मिसिंग ऑफ आयंस एटम अराउंड ए पॉइंट हुआ ये। अब अलोंग ए लाइन इसको करके बताते हैं। देखो जरा, अलोंग ए लाइन का मतलब क्या है? देखो यार, यही चीज मैंने फिर से लिखी इस तरह से, सोडियम Cl, सोडियम। अब मेरे दोस्तों जरा समझना, Cl, सोडियम Cl, फिर क्या आ गया? NaCl, सोडियम। अब जरा देखो, स्ट्रेट लाइन ऐसे थी, अब रियलिटी में ये लाइन कहां चली गई है? इस लाइन के अलोंग एटम मिस हो गए, यहां पर कोई एटम नहीं है, यहां पर भी कोई एटम नहीं, वो खिसक गए हैं थोड़ा सा इधर है। तो अब जरा देखो डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? मिसिंग ऑफ एटम आयन, ठीक है, अराउंड ए पॉइंट और अलोंग ए लाइन। किसी लाइन के अलोंग एटम की मिसिंग या किसी पॉइंट के अराउंड एटम की मिसिंग को डिफेक्ट कहते हैं। तो डिफेक्ट की डेफिनेशन समझे, जब किसी लाइन के अराउंड एटम की मिसिंग हो जाए और जब किसी पॉइंट के अराउंड एटम की मिसिंग हो जाए तो उसको डिफेक्ट बोलते हैं। जब पॉइंट के अराउंड एटम की मिसिंग होती है तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। मिसिंग ऑफ एटम अराउंड ए पॉइंट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। मिसिंग ऑफ एटम अराउंड ए लाइन इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। ये देखो, इसको क्या बोलोगे? लाइन डिफेक्ट बोलोगे, उसको क्या बोलोगे? पॉइंट डिफेक्ट बोलोगे। जब अराउंड ए पॉइंट मिसिंग होगी तो पॉइंट डिफेक्ट, जब अलोंग द लाइन मिसिंग होगी तो लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं, हम सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है। पॉइंट डिफेक्ट को क्या किया जाता है? फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है। कैसे? जरा बात को समझिएगा। पॉइंट डिफेक्ट, तो बच्चों पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई कैसे किया जाता है जरा देखो। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हो सकता है किसी पॉइंट के अराउंड एटम सेम रेशियो में निकले, मतलब जितने कैटायन निकले उतने ही एनायन निकले, और हो सकता है डिफरेंट रेशियो में निकले, ऐसा कोई कंपल्सन तो है नहीं। तो यार मिसिंग जो है, मिसिंग ऑफ आयंस, आयंस मींस कैटायन एंड एनायन, एनायन यदि सेम रेशियो में है, सेम रेशियो, तो उसको बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और यदि कहीं ऐसा है, मिसिंग ऑफ कैटायंस ऑब्लिक एनायन इन डिफरेंट रेशियो, उनके रेशियो सेम नहीं है, जिससे क्या बनना है? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड बनना है, तो उसको बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। डिफेक्ट ये तो पॉइंट डिफेक्ट तो दो पार्ट में डिवाइड किया। हो सकता है जितने कैटायन जाए उतने ही एनायन जाए, तो हो गया स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सेम रेशियो में रिमूव हो रहा है स्टाइक्योमेट्रिक।
हो सकता है रैंडम रिमूव हो, डिफरेंट रेशियो में रिमूव हो, तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कैसे, जरा समझिएगा कि ये दो पार्ट कैसे। हो सकता है सेम रेशियो में रिमूव हो मगर यूनिट सेल के बाहर चले जाएं। हो सकता है सेम रेशियो में रिमूव हो मगर यूनिट सेल के अंदर ही रहें, इंटरस्टिशियल साइड में रिमूव हो जाए, है ना। तो यूनिट सेल के बाहर चले गए तो क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। मतलब कुछ ऐसा हो, देखो ये एक क्रिस्टल बनाया बच्चों हम लोगों ने, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन। फिर फ्रैंकल। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है इसको भी समझा देता हूं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, आप बस मेरी बातों को गौर से समझिएगा। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन करते रहो यार। अब जरा गौर समझिए दोनों में डिफरेंसेस क्या। सेम रेशियो में होगा मगर ऐसा हो सकता है कि यार सेम रेशियो में क्या हो, यूनिट सेल से बाहर निकल जाए। जैसे ये यहां से गायब हो गया, ये यहां से गायब हो गया, और ये कैसा आया जरा देखो, ये देखिए अब क्या है, अब मिसिंग हो गई है। यहां पर कोई एनायन नहीं है, यहां पर कोई कैटायन नहीं है, यहां पर देखो मिसिंग है, यहां पर मिसिंग है, और ये कहां चला गया है, ये मेरे दोस्तों यूनिट सेल से बाहर चला गया है। तो जब यूनिट सेल से बाहर चले जाएंगे तो स्कॉटकी। अब यही मिसिंग ऐसे होती, देखो इसी चीज की मिसिंग करानी है, ऐसे करा रहे हैं, ऐसे होती, ये देखिए ऐसे, यहां से मिस हो गया, यहां से मिस हुआ, और मिस होके आ कहां गया, जरा गौर समझिए, मिस होकर यहां आ गया। ये देखो आ गया आपका एक प्लस एक माइनस गया, प्लस वाला ये आ गया और सपोज करो माइनस वाला ये आ गया। तो कहां पे आ गए, इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल साइड क्या होती है, देखो एक तो होता है लैटिस, लैटिस जहां पर एटम का अरेंजमेंट आता है, एक होता है वाइड। लैटिस और वाइड को छोड़कर जो भी वैकेंट स्पेस हैं उनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइड। इर्रेगुलर वैकेंट स्पेस को इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं मेरे दोस्त। तो इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, दोनों में डिफरेंसेस समझ पाए। सेम रेशियो में निकले एटम, यूनिट सेल से बाहर निकल गए, सेम रेशियो में इंटरस्टिशियल साइड पे आ गए। तो मैंने क्या पढ़ाया, डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट के अराउंड एटम की मिसिंग, लाइन के अलोंग एटम की मिसिंग को डिफेक्ट कहते हैं। लाइन के अलोंग हो रहा है तो लाइन डिफेक्ट, पॉइंट के अराउंड हो रहा है तो पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट दो तरह से हो सकता है, सेम रेशियो में एटम निकल जाए, डिफरेंट रेशियो में एटम निकले। सेम रेशियो में निकले तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, डिफरेंट रेशियो में निकले तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सेम रेशियो में निकलने के भी दो रास्ते, सेम रेशियो में निकल गए यूनिट सेल से बाहर चलेगा, सेम रेशियो में निकल के कहां पे आ गए, इंटरस्टिशियल साइड पे आ गए, तो फ्रैंकल। अब मेरे को बताओ, इन पर कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। इन पे कुछ बातें कैसी कैसी, यहीं पे लिख देता हूं। डेंसिटी, जब बाहर निकल जाएंगे तो मास क्या होगा, कम हो जाएगा। मास कम हो गया तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट आने से डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। अब फ्रैंकलिन में बताओ, क्या मास कम हुआ, बस शिफ्ट ही तो हुआ है। अब मैं यहां खड़ा हूं या यहां खड़ा हूं या यहां खड़ा रहूं, रूम के अंदर मेरा मास सेम ही तो रहना है, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। मगर यदि मैं रूम के बाहर चला गया तो रूम के अंदर रखी हुई चीजों का मास यदि किया जाएगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि मैं बाहर चला गया। तो यहां पर तो बाहर गया नहीं है, तो यहां पर डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, ना तो इंक्रीज ना डिक्रीज, जैसे पहले थी वैसे ही है। पहला पॉइंट समझ पाए दोनों में, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, परेशानी तो नहीं। अब जरा देखो यार, यहां पर ये था, यहां पर ये था। अब बात आती है कि ये वाला डिफेक्ट आएगा कहां पे, तो ये वाला डिफेक्ट आता है हायर कोऑर्डिनेशन नंबर पे। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है तब ये डिफेक्ट आता है, मतलब 8/8 पे मिलता है या 6/6 पे मिलता है जनरली। ये वाला डिफेक्ट कहां मिलता है, लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर पे मिलता है, लोअर कोऑर्डिनेशन पे। जनरली ऐसा है, कोई ये कंपल्सन वाली बात नहीं है, 4/4 पे, 6/6 हमारा कॉमन है। एक इसमें एग्जांपल है जो हमेशा याद रखना, एजीबीआर। एजीबीआर में स्कॉटकी डिफेक्ट भी है और एजीबीआर में फ्रैंकलिन डिफेक्ट भी।
वैसे हर मॉलिक्यूल में दोनों टाइप के डिफेक्ट पॉसिबल होते हैं, मगर ये काफी परसेंटेजों में, इसलिए इसका एग्जांपल AgBr, इसका भी एग्जांपल है, इसका भी एग्जांपल है। जनरली ऐसा नहीं होता। जैसे इसके एग्जांपल क्या होंगे, बड़े कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होंगे, जैसे CFCl, CSBr ऐसे होंगे। इसके एग्जांपल छोटे कोऑर्डिनेशन नंबर वाले होंगे, ZnS, इस तरह के। ठीक है। और जब भी कोई डिफेक्ट आएगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बस एक बात दिमाग में रखना, डिफेक्ट कोई भी आए, मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, जरा ध्यान रखिएगा। डिफेक्ट कोई भी आए मेरे दोस्त, क्रिस्टल ऑलवेज न्यूट्रल होता है। क्रिस्टल या यूनिट सेल वो ऑलवेज न्यूट्रल ही रहेगा। वो अपने को इस तरह से कन्वर्ट करता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। इतनी बात समझ गए। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आओ। अब यदि हम इसमें चलें तो दो रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं भाई? सेम रेशियो में तो रिमूव नहीं हो रहे, अलग अलग हो रहे हैं, तो या तो कैटायन ज्यादा हो जाएंगे या एनायन ज्यादा निकालोगे। तो अब जरा इसको डिफाइन करते हैं, गौर से समझिए। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, देखो मैं पढ़ा दे रहा हूं, इनके कुछ पॉइंट अपना आप किसी एनसीईआरटी से पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों के पास आपको सारा बता दे रहा हूं, टाइम थोड़ा कम है। देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। किसी ने कहा कैसे? एक तो रास्ता ये है कि मेटल एक्सेस हो जाए, मेटल ज्यादा निकालो, मेटल मतलब कैटायन, मेटल एक्सेस। एक ये है कि एनायन एक्सेस हो जाए, है कि नहीं भाई? आप इनको सेम रेशियो में तो निकाल नहीं रहे, तो सेम रेशियो में नहीं निकाल रहा है, तो तुमने मेटल ज्यादा एनायन ज्यादा निकाल दिए तो यूनिट सेल के अंदर मेटल ज्यादा हो गए। एनायन ज्यादा निकालोगे तो मेटल यूनिट सेल में ज्यादा बचेंगे ना मेरे दोस्त यार। एनायन ज्यादा निकाल दिए तो कम बचे, तो रिलेटिवली ज्यादा कौन हो जाएगा? मेटल। दूसरा ये हो सकता है मेटल ज्यादा निकाल दो, मेटल ज्यादा निकाल दोगे तो एनायन ज्यादा बचेंगे, तो मेटल ज्यादा निकाल दिए तो यूनिट सेल के अंदर मेटल कम हो जाएंगे, एनायन ज्यादा हो जाएंगे। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है? डिफरेंट रेशियो में निकालना। डिफरेंट रेशियो में निकालने का एक रास्ता ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि मेटल ज्यादा हो सकते हैं, एनायन ज्यादा हो सकते हैं। अब गौर समझिएगा, मेटल ज्यादा होने के फर्दर दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो, पहला तरीका मेटल ज्यादा होने का मतलब कैटायन को ज्यादा करना है। ये हमारा यूनिट सेल है, देखो ऐसे, ऐसा मेरे दोस्त। अब मेटल एक्सेस करना है तो क्या करो? तो एक रास्ता ये है कि मेटल एक्सेस करने का तरीका है कि एनायन को रिमूव कर दो, एनायन निकाल दो, ऐसे हो, ऐसे। अब एनायन निकाल दिया तो मेटल एक्सेस होगा कि नहीं? बताओ। यहां पे क्या है? वैकेंट स्पेस है, ये देखो। तो मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी, एनायन की जगह खाली हो गई। तो पहला पॉइंट आया, इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। मेटल एक्सेस हुआ है क्योंकि एनायन वैकेंसीज है। फिर आप चिल्ला के अभी बता के आए थे कि क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा, तो ये क्रिस्टल न्यूट्रल कहां है? तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये देखो, उसकी जगह दोस्त क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि चार्ज तो बराबर ही रखना है ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है उसी को बोलते हैं एफ सेंटर, और एफ सेंटर जो होता है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एफ सेंटर जो होता है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेटल एक्सेस करने का एक तरीका था क्या? एनायन को बाहर निकाल दो तो मेटल एक्सेस हो गया। तो किसी ने कहा सर दूसरा तरीका और भी तो है। मैंने कहा क्या यार दोस्त? उसने कहा एक मेटल बाहर से बुला लो, भाई एनायन को निकाल सकते हो तो एक्सेस हो गया। एक दूसरा भी तो रास्ता है, मेटल को बाहर से बुला लो, और मेटल को बाहर से बुलाया और यहां रख दिया, ये देखो। अब मेटल को बाहर से बुला के जब यहां रख दोगे तो भी तो मेटल एक्सेस हो गए, मगर दोस्तों टेंशन हो गई। मेटल एक्सेस करने के चक्कर में चार्ज इनबैलेंस हो गया, और चार्ज हमेशा कांस्टेंट मतलब क्रिस्टल न्यूट्रल होना चाहिए चाहे जो डिफेक्ट चल रहा हो। तो इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर से आ जाएगा, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस। तुमने मेटल कैसे एक्सेस किया? मेटल एक्सेस ड्यू टू मेटल इन इंटरस्टिशियल साइड। आपने क्या किया? मेटल एक्सेस किया, मगर कैसे किया? मेटल को इंटरस्टिशियल साइड पर रखकर, इंटरस्टिशियल साइड, है कि नहीं दोस्तों? तभी तो मेटल एक्सेस आया यार, बात सही है कि नहीं?
तो जरा देखो, अब बात करते हैं थोड़ा पॉइंट डेंसिटी की। इसमें बताओ जरा डेंसिटी कैसी रहेगी? सेम। किसी ने कहा सर डेंसिटी सेम क्यों रहेगी? हमने कहा बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास को हम कंसीडर नहीं करते और इलेक्ट्रॉन निकला है, सॉरी डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, क्योंकि एनायन निकला है ना? एनायन निकल गया, एनायन का मास तो होता है, एनायन निकल गया, उसकी जगह आया कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते, तो डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इसमें एकलौता यही एक एग्जांपल है जिसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है, नहीं तो इंक्रीज किसी में नहीं होती। क्यों? कैटायन बाहर से बुला लाए हो, और कैटायन बाहर से बुला लाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाएगी दोस्त? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि तुम कैटायन बाहर से बुला लाए हो। एकलौता यही होता है जिसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है, नहीं तो देखो इसमें डेंसिटी डिक्रीज हुई, इसमें सेम रही, इसमें डिक्रीज हुई, इसमें इंक्रीज हुई, और किसी में इंक्रीज नहीं हुई। अब ये किसके सिमिलर है? वो किसके सिमिलर? आप देखो यहां से कुछ चीजें गई हैं, जब चीजें गई हैं तो ये सिमिलर किसके? स्कॉटकी डिफेक्ट के हैं। ये सिमिलर है स्कॉटकी डिफेक्ट। ये किसके सिमिलर है? चीजें इंटरस्टिशियल साइड पे आई हैं, इसी वजह से ये वाला जो सिमिलर होता है वो सिमिलर होता है फ्रैंकलिन के। ठीक है? इसके अब एनायन एक्सेस करने के कितने तरीके हैं, तो अगले पेज पे चले चलते हैं। तो देखो दोस्त, एनायन एक्सेस करने के अंदर कितनी बातें आएंगी। तो जब मेटल एक्सेस करने के दो तरीके थे, तो एनायन एक्सेस करने के भी दो ही तरीके होंगे। कैसे कैसे? या तो एनायन को हम क्या करें, एनायन को क्या करें, एनायन एक्सेस करना है तो कैटायन को बाहर निकाल दो। जब एनायन को एक्सेस करना है तो कैटायन को बाहर निकाल दो। जैसे ही तुम कैटायन को बाहर निकालोगे एनायन ज्यादा हो जाएंगे, है कि नहीं दोस्त? तो बच्चों ने कहा सर बाहर निकाल दो कैटायन को, ऐसी क्या बात है? तो मैंने बाहर निकाल दिया, ये देखो ऐसे। अब प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्त, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो निकलते हैं, मिल जाते हैं। जरा बताओ, यहां पे प्लस चार्ज इनबैलेंस हो गया ना। अब प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या लाओगे? प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या लाओगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन तो निकलता ही नहीं है। प्रोटॉन तो तभी निकलेगा जब एटम क्या हो, अपनी आइडेंटिटी को लॉस करे, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना? तो यार अब कैसे चार्ज बैलेंस होगा? केस यहां फंस गया। यदि हम कैटायन को बाहर निकाल देते हैं और कैटायन कम हो जाएंगे तो एनायन अपने आप एक्सेस हो जाएंगे। तो बताओ यार वो बैलेंस कैसे होगा? तो पहले इसका नाम क्या रखते हैं? इसका नाम रखते हैं एनायन एक्सेस ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। कैटायन वैकेंसी। मगर मेरे दोस्तों, इस नाम को हम पसंद नहीं करते हैं। नाम मेटल के रिस्पेक्ट में ही हमेशा रखे जाते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है मेटल डिफिशियंसी। मेटल में डिफिशियंसी है ड्यू टू एनायन एक्सेस। इस चीज को ऐसे बोला जाता है, बात वही है मगर बोलते ऐसे हैं। मेटल के रिस्पेक्ट में सबका नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो मेटल के रिस्पेक्ट में नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसलिए इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू एनायन एक्सेस। एनायन ज्यादा है इसलिए मेटल कम है। ठीक है? अब ये बात तो बताओ कि यार इसका चार्ज कैसे बैलेंस करें। तो दोस्तों जरा गौर से समझना, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, गौर समझना। कोई एक मेटल अपने चार्ज को बढ़ा देगा ऐसे, अब चार्ज बैलेंस हो गया। कोई एक मेटल अपने चार्ज को बढ़ा देगा ऐसे, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि तुमने क्या किया? मेटल को बाहर निकाल दिया और किया क्या है? चार्ज को बढ़ा दिया है। ठीक है, बात समझ पाए? अब दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता यहां क्या था? चेक करो, जो कैटायन था वो इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाए। कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे आया तो कैटायन एक्सेस हो गया। कैटायन एक्सेस ड्यू टू कैटायन इंटरस्टिशियल साइड, मतलब मेटल एक्सेस ड्यू टू मेटल इन इंटरस्टिशियल साइड। इसी तरह से दूसरा रास्ता हो सकता है एनायन एक्सेस ड्यू टू एनायन इंटरस्टिशियल साइड। मगर इंटरस्टिशियल साइड जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वो एनायन बहुत बड़ा होता है। तो मैथमेटिकली तो पॉसिबल है कि हाँ भाई एनायन एक्सेस करने के दो तरीके हैं, कैटायन को बाहर निकाल दो तो एनायन एक्सेस होगा, या बाहर से कोई कैटायन अंदर लिया हो। मगर एक्सपेरिमेंटली अभी तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखा गया कि एनायन बाहर से आकर इंटरस्टिशियल साइड पे रुके, तो इस तरह का कोई डिफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक ही डिफेक्ट होता है। ये वाला डिफेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन।
तो ये डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा क्वेश्चन आता है? ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट नंबर ऑफ Fe डबल पॉजिटिव एंड Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन इन Fe 0.95O। Fe 0.95O में डबल पॉजिटिव आयन, ट्रिपल पॉजिटिव आयन कितने हैं ये निकालना। वो इसी डिफेक्ट का एग्जांपल है कि जितने भी इस टाइप के मॉलिक्यूल आप पढ़ते हो ये सब इसी डिफेक्ट की वजह से। अब ऐसा क्वेश्चन किया कैसे जाए? तो दोस्तों यार ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसमें करना कुछ नहीं है। डिफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो जो न्यूमेरिकल है, डिफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो जो न्यूमेरिकल है, एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। डिफेक्ट होने के बाद भी यूनिट सेल न्यूट्रल रहेगा, डिफेक्ट होने के बाद भी यूनिट सेल न्यूट्रल रहेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। डिफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछा जाए, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, एक ही कॉन्सेप्ट लगाइएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि डिफेक्ट होने के बाद भी यूनिट सेल न्यूट्रल होता है, तो उसको बस न्यूट्रल कर दो, अपने आप जो कुछ पूछा जाएगा सब आ जाएगा। अब इसको न्यूट्रल करो। न्यूट्रल करने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज बराबर होगा किसके? निगेटिव चार्ज के। क्यों? डिफेक्ट होने के बाद भी क्रिस्टल न्यूट्रल रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज लिख दो, निगेटिव चार्ज लिख दो, आंसर आ गया। अब जरा मेरे दोस्तों बताओ, पॉजिटिव चार्ज कितना, निगेटिव चार्ज कितना? एक ऑक्सीजन है तो मेरे दोस्त एक ऑक्सीजन पे एक चार्ज, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे दो चार्ज होता है, तो दो लिख दिया। अब Fe कितने हैं? प्रॉब्लम ये है कि Fe दोनों टाइप के हैं, तो टोटल Fe कितने हैं? 0.95। यदि मैं मान लूं कि ये वाले X हैं तो ये वाले कितने होंगे? 0.95 माइनस X होंगे, है कि नहीं भाई? टोटल आइटम कितने हैं? 0.95। 0.95 में से मैंने मान लिया Fe डबल पॉजिटिव वाले कितने हैं? X, तो ट्रिपल पॉजिटिव वाले कितने होंगे? 0.95 माइनस X। अब टोटल चार्ज लिखो। टोटल चार्ज कैसे लिखोगे? एक एटम पे कितना चार्ज है? +2, तो X एटम पे कितना होगा? 2X प्लस एक एटम पे कितना है? +3, तो इतने एटम पे कितना होगा? सही है ना? 0.95 माइनस X इंटू 3, टोटल पॉजिटिव चार्ज लिख गया भाई। 0.95 में से कुछ +2 है, कुछ +3, तो +2 वालों का टोटल चार्ज +3 वालों का टोटल चार्ज मिलके ऑक्सीजन के चार्ज के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डिफेक्ट कोई भी चले, क्रिस्टल ऑलवेज न्यूट्रल है। मैंने कहा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, डिफेक्ट का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो एक ही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, बस दोनों चार्ज बराबर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि क्रिस्टल हमेशा न्यूट्रल रहता है। अब सॉल्व कर लो, X की वैल्यू आ जाएगी। तो X की कितनी वैल्यू आएगी? देखो मैं बता देता हूं X कितना होगा। कोई बच्चा बता सकता है यार दोस्त X कितना आएगा? तो 0.5 90 का मतलब 10 कन्वर्जन करोगे, 10 कन्वर्जन करोगे 85 आएगा। आप एक बार काउंट कर लीजिएगा। तो Fe डबल पॉजिटिव वाले कितने आ गए? 0.85। तो ट्रिपल पॉजिटिव वाले मेरे दोस्त कितने आ गए? 0.10। ठीक है, और चाहो तो वैल्यू डाल के देख लो, 0 आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आता है इस जगह पे डिफेक्ट पे। अब एक और डिफेक्ट पे क्वेश्चन आता है लास्ट एंड फाइनल, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। एक होता है इम्परफेक्ट डिफेक्ट। इम्परफेक्ट डिफेक्ट क्या होता है? तो इसका एग्जांपल आपने फिजिक्स में पढ़ा है। फिजिक्स में कैसे पढ़ा है? जैसे ये देखो यार, एक क्रिस्टल है NaCl का, Na+Cl-, Na+Cl-। आपने डोपिंग पढ़ी होगी, तो वो डोपिंग वाला डिफेक्ट करके एक क्वेश्चन आता है। तो वो कैसे करते हैं इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो मेरे दोस्त, ये NaCl का एक परफेक्ट क्रिस्टल है। इस पर क्या किया है? किसी ने SrCl2 की डोपिंग करा दी है, 10⁻⁵ मोल SrCl2 की। अब वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। क्वेश्चन ऐसे आता है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जनरेट वैकेंसी प्रेजेंट in NaCl crystal if 10⁻⁵ mole SrCl2 doped
देखो कहा जा रहा है कि NaCl के क्रिस्टल में यदि 10 की पावर 5 मोल SrCl2 को डोप करा दिया जाए तो बताओ कितनी वैकेंसी जनरेट होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कटायन को कटायन से रिप्लेस कर दो या एनायन को एनायन से रिप्लेस कर दो। डोपिंग का मतलब आप फिलहाल इतना समझिए, क्या कटायन को कटायन से रिप्लेस करना है, एनायन को एनायन से रिप्लेस करना है। उसके बाद कितनी वैकेंसी मतलब खाली जगह जनरेट हो रही है, ये बताओ। तो गौर से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, जो बताने जा रहा हूं समझो। Cl को Cl से रिप्लेस करोगे क्योंकि यहां पर एनायन कौन है? Cl। यहां पर भी एनायन कौन है? Cl। तो Cl को Cl से रिप्लेस करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मगर सोडियम को Sr से रिप्लेस करोगे तो फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक सोडियम पे एक चार्ज है, दो सोडियम पे दो चार्ज आएंगे। Sr पे अकेले कितना चार्ज है? 2। तो जब तो दो सोडियम हटाओगे तब आप दो सोडियम को रिप्लेस करेगा कौन? एक Sr। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिस्टल तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा। मैंने आपको पढ़ाया है डिफेक्ट का कैसा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है, उसको न्यूट्रल रखना है। अब बताओ इसको न्यूट्रल रखने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है कि सोडियम हटाओ 2, ये हटाया, ये हटाया, सोडियम हटाए हमने 2। देखो बच्चों ऐसे 2 सोडियम हटा दिए, एक यहां से एक यहां से, मगर Sr कितने लाएंगे? सिर्फ 1। क्यों? तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। और ये क्रिएट हो गई क्या? वैकेंसी। ये आ गई वैकेंसी। ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो वो ये पूछ रहा है कि कितनी वैकेंसी जनरेट होंगी जब 10 की पावर -5 मोल Sr रिप्लेस करेंगे। तो गौर से ध्यान दो कि वैकेंसी कितनी जनरेट होती है। देखो कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ वैकेंसीज इक्वल टू होती है, कितनी वैकेंसी जनरेट होती है? चार्ज डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस पर एक्सचेंज। गौर समझिए, कितनी वैकेंसी जनरेट होंगी? जितना चार्ज डिफरेंस होगा पर एक्सचेंज, जितना चार्ज डिफरेंस होगा उतनी वैकेंसी जनरेट होंगी एक एक्सचेंज में। अब बताओ मेरे दोस्तों चार्ज का कितना डिफरेंस है? यहां पर 2 चार्ज है, यहां पर 1 चार्ज है, चार्ज का डिफरेंस कितना है? 1। मतलब एक एक्सचेंज में एक वैकेंसी जनरेट हो रही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 पर एक्सचेंज, यही तो हुआ। एक बार एक्सचेंज करोगे तो एक वैकेंसी जनरेट होगी। और हमें कितने एक्सचेंज करने पड़ेंगे? Sr कितने हैं भाई? Sr डबल पॉजिटिव हमारे पास 10 की पावर 5 मोल है। ये देखो तो 10 की पावर -5 मोल Sr डबल पॉजिटिव है, तो 10 की पावर 5 मोल Sr यहां जाएंगे और जितने Sr जाएंगे उतनी ही वैकेंसी जनरेट होंगी, क्योंकि डिफरेंस कितना है? एक एक्सचेंज में एक का डिफरेंस है। कितनी वैकेंसी जनरेट होंगी पर एक्सचेंज? जितना चार्ज का डिफरेंस होगा। यदि ये 3 होता और ये 1 होता तो 2 वैकेंसी जनरेट होती पर एक्सचेंज। तो बताओ कितनी वैकेंसी जनरेट होंगी? 10 की पावर -5 मोल वैकेंसी। ये आंसर आ गया। ऐसा कैसे हुआ समझ पाए भाई? एक एक्सचेंज में एक वैकेंसी जनरेट होगी, 100 एक्सचेंज में 100 वैकेंसी जनरेट होंगी। 10 की पावर -5 मोल एक्सचेंज करोगे, 10 की पावर -5 मोल वैकेंसी जनरेट होगी। आगे करोगे कैसे? न्यूट्रल से। तो इम्परफेक्ट क्रिस्टल में इस तरह का डिफेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, इम्परफेक्ट डिफेक्ट में। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, इस तरह से आपको करना होता है। तो यार मेरे दोस्तों अब मैंने पूरा खत्म कर लिया। अच्छा ये तो मैंने पढ़ा ही दिया है, इसकी स्लाइड को हटा देता हूं। सारा सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया है। अब सिर्फ दोस्तों क्वेश्चन करने रह गए हैं जो बच्चे कुछ। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो यार इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, लिथियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, डेंसिटी आपको इतनी दी है, देखो डी दिया है। इट एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज दिस, एटॉमिक मास भी दिया है। कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ लिथियम, Na की वैल्यू भी दी है। तो यार दोस्तों D इक्वल टू होता है Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अपॉन A³ इंटू Na। अब ये सिंगल एटम है तो सिंगल एटम का Z इंटू एटॉमिक वेट हो जाएगा, है कि नहीं, अपॉन A³ इंटू Na। अब मेरे को बताइएगा स्ट्रक्चर कैसा है? बीसीसी है। यदि बीसीसी स्ट्रक्चर है तो उसमें कितने एटम होते हैं? 2। भाई जेड क्या था? कितने मॉलिक्यूल
यूनिट सेल के अंदर है। अब यदि एटम का बना हुआ है तो कितने एटम यूनिट सेल के अंदर है, वो कितने हैं 2, तो जेड की वैल्यू डाल दी 2। एटॉमिक वेट कितना है 6.94। ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, Na कितना है 6.02 इंटू 10⁻⁻23। डी की वैल्यू कितनी है 530। अब जरा यूनिट का ध्यान रखें, किलो कैलोरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये ग्राम है और ये क्या है किलोग्राम है, तो टेंशन होगी ना, ये तो ग्राम में लिखा है ना मेरे दोस्त, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये भी क्या हो गया ग्राम हो गया, तो यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ए की वैल्यू किस में आएगी मीटर क्यूब में आएगी, पिकोमीटर में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां मीटर लिखा है। अब ए की वैल्यू मीटर में आएगी, इसको पिकोमीटर बना लीजिएगा। पिकोमीटर बनाने के लिए 10⁻12 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सब फंडा लगा दिया है, बात समझ पाए। लिथियम बीसीसी है तो जेड मिल गया, डेंसिटी दे दी है, एटॉमिक मास दे दिया है, एज लेंथ पूछ रहा है, बस फार्मूला डाल दिया। यूनिट का ध्यान रखें थोड़ा सा। नेक्स्ट, आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन, रेडियस दी है, पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। ये मैंने पढ़ा रखा है क्या, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन एनायन, ये क्या बताता है कौन कहां होगा, उससे कोऑर्डिनेशन नंबर दिया जाएगा। ये अब इसको डिवाइड कर लो यार दोस्त, तो 10 की पावर चला गया, ये लगभग कितना आया 98 का डबल करोगे तो 98 का डबल 196 आता है, और ये 81, तो डबल से कुछ कम है ना। तो मेरे दोस्तों बताओ यार कितना आएगा डिवाइड करके। अब इतना बड़ा काम मेरे से ना कराओ, डिवीजन अपना कर लो। अब देखो डिवाइड करने पर, अब मैं कॉन्सेप्ट सब बता देता हूं। ये डिवाइड करने पर ये आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, क्यों? क्योंकि ये किस वाइड की रेडियस है, ये ट्रायंगुलर वाइड की रेडियस है। यदि वैल्यू ये आई 22 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्यों? क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वाइड की रेडियस है। यदि वैल्यू ये आती है 414 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये क्या है ऑक्टाहेड्रल का है। और यदि वैल्यू ये आती है 732 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्योंकि ये क्यूबिक वाइड की रेडियस निकल के आएगी। अब जिसके नियरेस्ट आंसर आए वही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक जैसा लिखा है तो ये डबल से थोड़ा सा कम है, और डबल से थोड़ा सा कम है तो वैल्यू ये आने के चांसेस है ना। तो मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला आंसर होगा, मगर डिवाइड करके देख लेना किसके पास की वैल्यू आ रही है। बात समझ पाए क्वेश्चन को कैसे किया, ये मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया था कि रेडियस रेशियो ये बताता है कौन कहां होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो बताता ही बताता है। नेक्स्ट, in calcium fluoride having the fluoride structure the coordination number of calcium ion and fluoride ion। अब जरा देखो, जब तक अरेंजमेंट याद नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं आएगा, है कि नहीं। अब बताओ CaF2 में कौन कौन कहां कहां होता है, तो कैल्शियम आयन कहां होता है, ये होता है FCC। ये कहां होता है टेट्राहेड्रल वाइड पे, सभी के सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे, ध्यान है ये सभी के सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे। अब दोस्तों जैसे ही तुम जान गए कि ये सभी के सभी टेट्राहेड्रल वाइड पे होता है ऑल, वैसे ही तुम्हें पता चल गया कि फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लिखा है गलत हो गया, 6 लिखा है गलत हो गया, 8 लिखा है गलत हो गया, तो यही वाला सही हुआ, क्योंकि फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना है 4 आना है, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वाइड पे है, तो अपने आप दूसरे का आ गया। नेक्स्ट, CSBr crystallize in a body center cubic lattice, the unit cell length is this, यूनिट सेल की लेंथ दी है मतलब A दिया है, ठीक है। गिवन द एटॉमिक मास ऑफ सीजियम और बेरिलियम, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट हमें यहां से मिल जाएगा क्योंकि दोनों के एटॉमिक मास दिए हैं। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू यहां से मिल गई, N पूछ रहा है, D पूछ रहा है, तो D इक्वल टू Z इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू Na। अब Z कैसे निकाला जाए, देखो बाकी सारी चीजें दी है, मॉलिक्यूलर वेट दोनों को ऐड कर दोगे तो 133 और 80, ये मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। ए आपको एज लेंथ दी है, द यूनिट सेल लेंथ इज इतनी, ये लो यार, ये हमारा क्या आ गया लेंथ आ गई मीटर क्यूब पर 10 की पावर सेंटीमीटर क्यूब। Na की वैल्यू तुमने दोस्तों ये डाल दी। अब प्यारे बच्चों ये बताओ
और ये ग्राम है। अब प्यारे बच्चों ये बताओ जेड कहां से आएगा? तो ये क्या है? CSCl है, तो CSBr है। CSBr सिमिलर टू CSCl, तो जेड की वैल्यू कितनी? 1 अपनी तरफ से डालनी पड़ेगी। अच्छा, जेड दिया भी है, क्रिस्टलाइजिंग बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, देखो ये इन्होंने दे भी दिया है, तो इससे भी पता चल गया जेड इक्वल टू 1। ये क्या कह रहा है? CS जो है यहां पर है और Br जो है वो कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर की तरह अरेंजमेंट है, तो कैटायन सेंटर पे आ जाता है, बाकी एनायन उस पे, तो जेड की वैल्यू कितनी डाल दोगे? 1। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट X एंड Y क्रिस्टलाइन इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर विद X एटम आर द कॉर्नर ऑफ क्यूब। यदि X एटम कॉर्नर ऑफ क्यूब पे है तो एटम के नंबर कितने होंगे? 1। एंड Y एटम आर फेज, यदि Y एटम फेज पे है तो एटम के नंबर कितने होंगे? 3। तो फार्मूला बताओ यार, XY3, सिंपल सा क्वेश्चन, बात समझ गए? X कहां है? सिर्फ कॉर्नर पे है तो 1 एटम हो गया। Y कहां है? Y फेस पे है तो 3 एटम हो गए, है ना? तो ये कहीं ऐसा लिखा है, वही टिक कर दो। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर यूनिट सेल इज दिस, एज लेंथ दी है। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज दिस, द रेडियस ऑफ एनायन बताओ। अब यार बताओ इस क्वेश्चन में करना ही क्या है? आपको एज लेंथ दी है, द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस इज दिस, द रेडियस ऑफ कैटायन इज दिस, द रेडियस ऑफ एनायन इज। अब बताओ यार दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्रिस्टल है कैसा। भाई फेस सेंटर तुमने दे दिया, फेस सेंटर देने से ये बात तो पता चल गई कि एक का अरेंजमेंट FCC है, ऐसे है कि नहीं? FCC अरेंजमेंट है इसका, ये भी पता चल गया A = 2√2r होगा। अब A की जगह तो भाई 508 पिकोमीटर रख दिया गया, ऐसे 2 की जगह 2 रख दिया, √2 की जगह √2 रख दिया। R क्या है? क्रिस्टल को कौन बनाता है? तो मेरे दोस्तों क्रिस्टल को एनायन बनाता है। एनायन की रेडियस वो पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ एनायन बताओ, तो मैंने ये रख दी। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, क्या हम ये लगाएं या फिर ये लगाएं, क्योंकि कैटायन भी है तो कैटायन कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा। तो हम क्या माने? क्यों? यदि कैटायन को हम मान के ये NaCl टाइप का क्रिस्टल माने, तो मेरे दोस्त यदि NaCl टाइप का आप क्रिस्टल मानोगे तो फिर ये आंसर आना चाहिए, R पॉजिटिव प्लस R निगेटिव इक्वल टू A/2। ध्यान है, लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया है, तो फिर ये आना चाहिए। अब बताओ मुझे ये मेथड यूज करना चाहिए कि ये मेथड हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कैटायन की रेडियस दी है, वो कैटायन की रेडियस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, द एज लेंथ ऑफ FCC यूनिट सेल इज इतना इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज दिस। यदि कैटायन ना देता, सीधा एटम की रेडियस पूछता कि यार FCC यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ इतनी है, तो बताओ एटम की रेडियस क्या होगी, तब हम ऐसे करते हैं। मगर ये क्रिस्टल बनाए और क्रिस्टल में 2 एटम के बीच की डिस्टेंस अलग अलग आती है, तो आप इस मेथड से करो। हम इसको NaCl सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, द इंटरमेटालिक कंपाउंड LiAg crystallize in cubic lattice with both lithium and silver ion have the coordination number 8. The crystal class is, लिथियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, Ag का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो उसका क्या क्लास होगा? तो सभी को पता है 8/8 किसका आता है? CsCl का आता है। CS और Cl का क्रिस्टल 8/8 का होता है और उसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर यूनिट सेल बनता है ना। अब इसको क्वेश्चन को देख लो यार, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। इन द फ्लोराइड क्रिस्टल द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन कहां होता है? कैल्शियम आयन FCC अरेंजमेंट होता है। फ्लोराइड क्रिस्टल ध्यान है ना, CaF2, इसीलिए मैंने कहा था क्रिस्टल का अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब याद होना चाहिए क्योंकि इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, FCC अरेंजमेंट होता है, तो FCC अरेंजमेंट होने की वजह से 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर क्या है? टेट्राहेड्रल वाइड, और एक कॉर्नर के चारों ओर 8 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। अब और आगे चलते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देख लो, डिफेक्ट का एक क्वेश्चन है। विच ऑफ इनकरेक्ट Fe 0.98
हैज नॉन स्टैक्योमेट्रिक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बिल्कुल सही है, मैंने नॉन स्टैक्योमेट्रिक में इसको पढ़ाया। डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद स्कॉटकी डिफेक्ट। बिल्कुल सही है, स्कॉटकी डिफेक्ट में एटम बाहर चले जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। NaCl इज ए इंसुलेटर, सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर, सिल्वर इज ए कंडक्टर और क्वार्ट्ज इज ए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। फ्रैंकलिन डिफेक्ट इज फेवर इन दोस आयनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटायन एनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल। ये भी बिल्कुल सही है, तो यही गलत होगा। आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हो तो आंसर ये है ना, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, ये देखो अब यार इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं के आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जी जान लगा के पढ़ाई करें, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को पढ़ें। आपका रोल सिर्फ इतना सा है कि सभी प्यारे बच्चे मेरे जो लेक्चर चल रहे हैं उनको लेक्चरों को अच्छे से देखो, उनको बार बार रिवाइज करो, और जो छोटी मोटी चीजें छूट जाती हैं या बच जाती हैं उनको एनसीईआरटी से करिए। ठीक है, उनको एनसीईआरटी से करिए। ठीक, जो भी छोटी मोटी चीजें छूट जाती हैं, बच जाती हैं, वो छूट जाने का मतलब बच जाने से है। क्यों? क्योंकि क्लासेस 2 या 3 होती है हर चैप्टर में। वैसे तो मैं सारा पढ़ा देता हूं, जैसे एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है ये बचा, तो ये यार एनसीईआरटी से पढ़ लो यार। जो ज्यादा आता है वो सब पढ़ा देता हूं, और जितना आता है उनसे क्वेश्चन नहीं आते, रेयर आते हैं, 10-12 साल में एक बार आ जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सहयोग आपका भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खोल के बैठ गए कि नहीं यार बस सर के ऊपर सारा कुछ है। सर सब कुछ पढ़ा देंगे फिर भी तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत भी लगनी है उसमें। तो इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हम दोनों लोग मिलके काम करें, तभी ये गाना बना है साथी हाथ बढ़ाना। ऐसे नहीं बना है कि कोई भी सॉन्ग कैसे भी बन गया, ये इसीलिए बना है कि साथी हाथ बढ़ाना, मिलके गाड़ी खींचना और मेडिकल करके डॉक्टर बनना। तो प्लीज सभी लोग खूब मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर कल मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। ओके।